हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के क्वेश्चंस। उसी सीरीज में अब हमने सीडीपी की भी शुरुआत की है। अब आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसी में बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसमें जो है हम जो है एजुकेशन में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा सीखें। चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। अब उसमें जो है प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। इनोसेंट और डिपेंडेंट देखा जाता है, कॉम्प्लिएंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज के तौर पे देखा जा रहा है, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स देखा जा रहा है, या फोर्थ है वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी मासूम और आश्रित। नहीं, मासूम और आश्रित के तौर पर तो नहीं देख रहे। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का भोग करने वाले, ये भी नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बनाना चाहते कि वो आज्ञाकारी ही बने, वो जो है और ज्ञान का भोग करें, बल्कि वो जो है सीखे और वो जो है उसमें कुछ क्रिएट भी करें। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, बिल्कुल सही। वो कुछ रचना करें, वो सीखने के बाद कुछ क्रिएट भी करें। कमजोर पर सुरक्षा की जरूरत में तो हम कमजोर नहीं बनाना चाहते, हम ज्ञानवर्धक बनाना चाहते हैं और अर्थ की रचना करने वाले, यानी कि हम नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स बनाना चाहते हैं उन्हें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक टू स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। जो एक टीचर क्लास होने के बाद बच्चों को फीडबैक दे रहा है, वो जो है कब इफेक्टिव होगा। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो है ये कंपेयर करना जो है सीटेट में एक नेगेटिव वर्ड है, तो जहां पर आपको दिख जाए यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। तो रैंक डिसाइड करना ये भी एक जो है नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये जो है ऑप्शन कट हो गया। सेकंड है, इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। चलो इसे छोड़ते हैं अभी। जो लर्निंग हो रही है उसके पहले और उसके बाद में हम करते हैं कैसे। इट थर्ड है ऑप्शन, इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू। तो यह जो है इस बात का ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। तो बात ठीक है ये भी। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम। तो फोर्थ जो है, हम एग्जाम के ऊपर तो इसमें बेस्ड नहीं है कि हम जो है इसमें जो है टेस्ट और एग्जाम्स को लेकर चलें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन कि हम फीडबैक के लिए फीडबैक कब दें। एक तो हम जो है लर्निंग से पहले, और एक लर्निंग जब हो जाए उसके बाद। दोनों के बाद, उससे पहले, लर्निंग से पहले, सीखने से पहले और सीखने के बाद जो दी जाएगी वो फीडबैक जो है इफेक्टिव होगी। कि बच्चा जो है पहले क्या सीखा, मतलब पहले कैसा था जब लर्निंग नहीं हुई थी, और उसके बाद जब उसने लर्निंग की, जो कुछ सीखा उसके बाद उसकी क्या उसमें इंप्रूवमेंट आया। तो ये जो है एक इफेक्टिव है, होगा ये स्टूडेंट के लिए फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड है, ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी इंक्रीज। तो जो एडोलसेंस की स्टेज है, जिसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, इसमें जेंडर एक्सपेक्टेशन और फॉलो कन्वेंशन ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी बढ़ते हैं क्या। बात बिल्कुल सही है। सेकंड है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। तो जेंडर और जेंडर रोल्स के बायोलॉजिकली जो है डिटरमाइन किए जाते हैं, ये बात गलत है। तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सा है, ए सही है और आर गलत है। वो कहाँ दिया हुआ है, ए सही और आर गलत, हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, सुनीता जो है 12 साल की एक लड़की है जो संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता जो हैं वो भी निपुण गायक हैं। सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए वो प्रशिक्षण जो शिक्षा उसे प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें वो जो है क्लासेस ले रही है। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतः क्रिया का परिणाम है। मतलब जो सुनीता जो कि आज जो है अच्छे सिंगिंग कर पा रही है, जिसके लिए उसके माता पिता जो है क्लास भी दिला रहे हैं और माता पिता खुद भी जो है अच्छे सिंगर हैं, तो ये जो है किन कारकों की
किन क्रिया का परिणाम है? तो ये जो है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का, ग्रोथ और मैच्योरिटी की तो बात नहीं होगी यहाँ पे। न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन की बात भी नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके माता पिता भी सिंगर हैं और उसको जो है अब एनवायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो जो है भविष्य में एक अच्छी सिंगर बन सकती है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही जो है यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट, sensitive periods are those time periods during when certain of course of normal development are especially important। तो संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए। तो सामान्य विकास के लिए जो है यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है? सामान्य विकास के लिए हमारा जेनेटिक जो है प्रीडिस्पोजिशंस है, और एथनिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, या हेरिडिटरी फैक्टर है। तो नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर पर्यावरणीय कारक जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डेवलप, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, एक बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है? आस्क ओनली दोज क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, सिंगल आंसर्स जिनके होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये जो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं, ये आपकी नॉलेज को एनहेंस तो कर रहे हैं पर क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट एंड क्वेश्चन, अगर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और आप उसको जो है मना कर दें, डिस्करेज करें कि आगे से क्वेश्चन नहीं करना, तो ये जो है क्या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा? नहीं, ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है, गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशंस, तो ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। तो जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होंगी उससे क्या होगा? उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा, उसकी बहुत सारी जो है एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करेगा। तो बात बिल्कुल सही है। तो ये जो है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ये पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। अवॉइड क्वेश्चन विच नीड जो है इन्फेरेंस एंड एनालिसिस, तो अवॉइड नहीं करने ये वाले क्वेश्चन, तो बल्कि इंक्लूड करने थे, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक टीचर आस्क हरसेल्फ, एक टीचर ने पूछा, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम। तो एक जो शिक्षिका है वो खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं अपने छात्रों को कि वो पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो इसमें जो है क्या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप करनी है उन्हें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, या बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उसका तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं हुआ। इंटरपर्सनल यानी कि लोगों के बीच से रिलेटेड भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें होगी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइंडली जो थर्ड है आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, इससे रिलेटेड भी नहीं है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करनी होगी। ये हमारा 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। अगर कोई बच्चा जो है अपने किसी चीज में महारत हासिल करना चाहता है तो उसकी जो अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करेंगे? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक जो प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये स्थिर दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है महारत हासिल करना चाहता है, तो स्थिर तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, हाँ ये वृद्धिशील दृष्टिकोण है, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, बात बिल्कुल सही है। थर्ड है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, तो यहाँ पर भारी अभिप्रेरणा, भारी अभिप्रेरणा। अब यहाँ पे दो वर्ड हम जो है देख रहे हैं, एक है इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
एक जो है इंटरनली आ रही है, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आती है, और एक बाहरी मोटिवेशन। जैसे कि आपके जो है एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको अंदर से ही समझ में आ रहा है, मन से आ रही है बात कि अब जो है मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए और मुझे जो है इस बार बहुत अच्छा जो है एग्जाम में करना है, तो ये अंदर से आ रही है। और वहीं आपके माता पिता बोले कि बेटा आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, हम ये दिलाएंगे, आपको फोन दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, जो भी है कपड़े दिलाएंगे, नहीं, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो नहीं है कि आप जो है मास्टरी गोल्स करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये वाला तो खत्म हो गया था। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो थी वही इंपॉर्टेंट थी, पर इसमें भी जो है हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर एक स्थिर दृष्टिकोण है, एक वृद्धिशील दृष्टिकोण। तो वृद्धिशील दृष्टिकोण ज्यादा बेटर था इसमें, तो इसका आंसर होगा वृद्धि। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई जो आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि महारत हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्य जो छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार जो है कैसे प्रभावित करते हैं, वही बात थी। यहाँ पर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाते हैं कि वृद्धिशील दृष्टिकोण किस तरीके से उसकी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे जो है रमा एक जो है टीचर है। रमा इज ए टीचर who is implementing Vygotsky theory in her classroom, and she assigned her students to work in a group to complete a challenging task. During the task, one student struggles to understand the key concept. अब जो है रमा जो है एक टीचर है जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार जो है क्लासरूम में जो है असाइन करती हैं उनके स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में, और कंप्लीट करने के लिए एक चैलेंजिंग टास्क को। और इस टास्क के दौरान एक बच्चा जो है वो जो है अटक जाता है, स्ट्रगल करता है कि उसको कॉन्सेप्ट को समझने में, मतलब उससे परेशानी आती है। तो रमा को क्या करना चाहिए? अब रमा जो है टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन बी मूव ऑन। अब वो डायरेक्ट की डायरेक्ट जो है उसको आंसर बता दें, तो आंसर बताना तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा कि डायरेक्ट आंसर बता देंगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा इसमें। सेकंड है एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ऑन। अभी बच्चा जहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है पहले से ही जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर टीचर ये सोचें कि आप खुद ही सॉल्व करो तो वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। थर्ड है असाइन अ डिफरेंट टास्क टू स्टूडेंट दैट इज बेटर सुटेड टू हर एबिलिटीज। अगर आप दूसरा टास्क दे देंगे, यहाँ पे बात हुई है थर्ड ऑप्शन में कि आप दूसरा टास्क दे देंगे जो वो कर सकता है, तो ये तो जो है आप जो है बच्चे को फिर मान रहे हैं कि बच्चा वो नहीं कर सकता था, तो ऐसा तो कोई टास्क नहीं हो सकता कि कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो है आप बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ है वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट। आप जो है बच्चों के साथ काम करेंगे और प्रोवाइड करेंगे, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें फीडबैक देंगे जैसे ही उन्हें जरूरत है, और वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप्स मेंबर्स, और अदर ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि आप जो है किस तरीके से जो है ये टीचर रमा जो है उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको किस तरीके से कर सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है उसमें जो है बच्चे का जो वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग क्या करेंगे, वो जो है यहाँ पे गाइडेंस देंगे और फीडबैक देंगे हमें जितनी नीड होगी। 10th क्वेश्चन है, कथन है या असर्शन है टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। बात बिल्कुल सही है, एनकरेज करना चाहिए टीचर को। सेकंड है रीजन क्या है? नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। अब नॉलेज जो है यहाँ पे बात की है, नॉलेज प्रोडक्शन एक इनएक्टिव प्रोसेस है, पर हम जो है यहाँ पे ये गलत बात है, क्योंकि नॉलेज जो है प्रोडक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है। तो जब हम एक्टिव लर्निंग, जब हम पैसिव लर्नर और एक्टिव लर्नर की बात करते हैं, तो वहां पर हम जो लेक्चर मेथड होता है उसमें बच्चे जो हैं पैसिव लर्नर हो जाते हैं, जिसमें वो बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ टीचर बोल रहा है, पर वो लर्निंग नहीं हो पाती, इसलिए हम जो है उसे लर्निंग का एक अच्छा मेथड नहीं मानते हैं लेक्चर मेथड को। तो लर्निंग क्या है फिर? प्रोडक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, तो इसका रीजन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो रीजन जो है गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, जो आपको थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कंसिस्ट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता जो है किस विकास में शामिल है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, साइको सोशल डेवलपमेंट में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब इमोशंस, पर्सनैलिटी और सोशल रिलेशनशिप की बात की गई है, तो पर्सनल डेवलपमेंट तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप की बात की गई है। इमोशनल डेवलपमेंट में आप अटक सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो आप इन दोनों ऑप्शन में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। पर यहाँ पर बात की गई है थर्ड, आप याद रखिए कि सोशल रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे दिया हुआ है साइको सोशल डेवलपमेंट। तो साइको सोशल डेवलपमेंट इसका बेटर आंसर होगा, तो यही आंसर होगा 11th का, मनो सामाजिक विकास। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स। इसमें बात हो रही कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग की बात हो रही है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें बात हो रही है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। कौन सा? इंटेंशनल, एडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड या स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग में इंटेंशनल भी होगा, एडेप्टिव भी होगा, डिफरेंशिएटिव भी होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। विचारित, अनुकूलित और विभेदित, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे हमारे, मानकीकृत नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच assesses द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्कूल जो है किस पे ध्यान देगा, कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है, और यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दे रहा है। तो ये जो है बात बिल्कुल गलत होगी। हम जो है यहाँ पढ़ रहे हैं CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, हम CCE की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये लास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लर्निंग आउटकम्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। रीजन दिया हुआ, लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। तो लर्निंग जो है वो कैसी है, टाइटली सीक्वेंशियल है या हायरार्किकल है। तो बहुत ये जो है ऐसा, ये भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है, बहुत A एंड R जो है फॉल्स। तो ये स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों पर आकलन करते हैं। तो उस ढांचे के भीतर अगर स्कूल काम करेंगे, वो कोई मशीन नहीं बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया था। और वहीं सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, तो ये भी बिल्कुल बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ली वाइगोत्स्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखिए, लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है। थॉट शेप्स लैंग्वेज, ये भी बात बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बात कहीं हद तक सही है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, और बात जो है वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से, ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो फोर्थ, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं जो वाइगोत्स्की हैं, वो इसी पर बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, 15th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। क्राइटेरियन, रेफरेंस असेसमेंट जो है, ये असेसमेंट है, ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और ये समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है पूरे साल जो बच्चे का चलता है, पूरी ईयर में चलता ही रहता है। जो CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये वो उसी का ही एक टाइप है जिसमें आपके क्विज हो, टेस्ट हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, ये सारे दिए जाते हैं। और वहीं जो है आपका समेटिव असेसमेंट एंड ईयर के एंड में होता है, जो रिटर्न एग्जाम होता है। तो FA और S से समझ गए होंगे आप। क्राइटेरियन
रेफरेंस्ड असेसमेंट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो ये बात जो है गलत है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट पीयर्स, बात बिल्कुल सही है। नॉर्म जो रिलेटेड रेफरेंस असेसमेंट होता है वो कंपेयर करता है परफॉर्मेंस टू दैट पीयर्स, अपने जो साथ के जो लोग हैं उनके साथ कंपैरिजन करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में दिया हुआ इसमें डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, तो ये बात बिल्कुल गलत है बिफोर आफ्टर क्लास की। और समेटिव असेसमेंट में बात की गई है इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉन रिटर्न बिहेवियर्स, नॉन रिटर्न बिहेवियर्स नहीं होते इसमें, इसमें सिर्फ रिटर्न वाला ही होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भाई। हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड सही हो गया, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जो बच्चे आंखों से जो है नहीं देख पाते उनसे संबंधित आपको बताना है इसमें कि वो जो है किस में जो है इनमें से क्या चीज है जो उनको बाधा डालती है। तो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटिव लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, तो ये तो उन्हें हेल्प करने वाले हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, जो प्रिंटेड जिस तरीके से हमारे पास बुक्स होती हैं, तो क्या वो उन्हें पढ़ने में सक्षम है? उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है वो, तभी जो है उनके लिए स्पेशल बुक्स बनाई जाती हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स बनाए गए ताकि जो है कुछ लेक्चर्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको जो है समझाने के लिए। और कुछ जो है आपकी बुक्स आती हैं जो आपको जो है उसमें जो है उभरी हुई होती हैं, जिसमें चाहे इमेजेस हो चाहे लिखा हुआ उभरा हुआ होता है, तो उनके लिए वो बनाई जाती हैं। तो प्रिंटेड नोट्स जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो जो है उनको जो है बाधा डालते हैं पढ़ने में। फिर थर्ड है रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप्स, तो ये वही उभरी हुई जो रेखा चित्र है, मानचित्र, वो उनको हेल्प करते हैं क्योंकि उस पर टच करके वो फील कर पाते हैं कि वो लिखा क्या है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और टैक्टिक मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, यानी ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी जो है बिल्कुल सही है, उनको हेल्प करते हैं। पर प्रिंटेड नोट्स जो है ये हेल्प नहीं करते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन, विच मेथड डिड लॉरेंस कॉलबर्ग जो है यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट के लिए जो है कौन सा मेथड जो है यूज किया कॉलबर्ग ने? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइज रिस्पॉन्स, कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले, या एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो बच्चों इसमें जो है पहला दिया हुआ है मात्रात्मक शोध कार्य किया उन्होंने, तो मात्रात्मक शोध कार्य नहीं किया उन्होंने। बच्चों के सामने जो है नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना, यही बात थी कि जो कॉलबर्ग हैं उन्होंने कुछ जो है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखी और उन्हीं से जो है एनालाइज किया उनके रिस्पॉन्स को। तो कॉलबर्ग ने जो है मोरल डेवलपमेंट जो है का जो यही मेथड अपनाया था। सेकंड आपका सेकंड जो पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एनालाइज रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग यानी रचनावादी, जो आपकी रचनावादी शिक्षण में क्या होता है? रचनावादी शिक्षण में होता है कि हम जो है बच्चों को ऐसी जो है चीजें प्रोवाइड कराएं या ऐसे जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं जिसमें बच्चे जो है खुद ही चीजों की रचना करें, उसको डिस्कवर करें, कुछ नया बनाएं, क्रिएट करें। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? डिस्कवरी करते हैं बच्चे, मीनिंगलेस होती है, रूट होती है या रिसेप्टिव होती है। तो हम बात कर ही चुके हैं, इसमें डिस्कवरी होती है, कुछ न्यू क्रिएट किया जाएगा, खोज आधारित होती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? ये जो है रीडिंग से रिलेटेड है। कोई बच्चा जो है रीडिंग में प्रॉब्लम है उसको, तो वो डिसलेक्सी है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया किससे रिलेटेड होगा? कैलकुलेशन से रिलेटेड। कैलकुलेशन किसमें होती है? मैथ्स में। तो डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यानी जिस बच्चे को जो है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है वो डिसकैलकुलिया है। डिसग्राफिया, एक डिसग्राफिया भी प्रॉब्लम होती है। तो डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में लिखने से रिलेटेड है, तो बच्चे को जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है वो डिसग्राफिया है। 3 हमने जो है बात की,
डिजीज की। एक डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या हो रहा है, डिसलेक्सिया में रीडिंग में दिक्कत आ रही है। डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया में जो है रिटर्न में, लिखने में दिक्कत आती है। और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड। याद रखिएगा, ये जो है आपके सीटेट में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है इससे, तो उसको जो है जूझ रहा है, तो पढ़ना कैसे सिखाया जाए, इसमें ये बात की गई है थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो आप जो है फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे उससे, या ध्वनियों से संबंधित जो है ट्रेनिंग देंगे, ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण देंगे। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेस्ट। जब बच्चा जो है रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे हम हाई ग्रेड की तो बुक्स नहीं देंगे, तो बात यहाँ पे जो है खत्म हो जाती है, ये वाला नहीं होगा। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज भी नहीं देंगे। जब वो नॉर्मल रीडिंग नहीं कर रहा है तो हम लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पैसेज क्यों देंगे उसे। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, ये भी नहीं होगा। तो मेनली हम पहले बात करने वाले हैं उनकी फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग करेंगे बच्चे की, जिससे वो जो है चीजों, जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड को पहचान पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लाइज। आपको याद होगा जीन पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें 4 स्टेजेस की बात की है, जिसमें जो है पहली सेंसरी मोटर की बात करते हैं जो कि 0 से 2 है। फिर जो है बात करते हैं वो किस, सेकंड बताइए, सेकंड कौन सी स्टेज है। 4 स्टेज की बात की जिसमें 2 से 7 होती है, सेकंड स्टेज कौन सी है ये। और थर्ड जो है 7 से जो है 12 की है, वो कौन सी स्टेज है। लास्ट स्टेज है उन्होंने बात की है, लास्ट स्टेज 12 से प्लस में। तो 4 स्टेज की बात की है। पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज की बात की। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उससे रिलेटेड बताना है आपको। बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं वो इस पर। सेकंड है कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रन एज, तो यहाँ पे एज ग्रुप की ही बात की थी उन्होंने, एज ग्रुप ही की बात कर रहे हैं इसमें हम। तो करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप और स्टेज इन माइंड। तो हमें जो है इसी का एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यही जीन पियाजे बोल रहे थे कि बच्चे का जो आप करिकुलम बना रहे हैं उसमें हम जब बना रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि बच्चे की एज क्या है, उसकी एज से रिलेटेड ही उन्होंने जो है ये स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस, कि बच्चा किस एज में किस तरीके से सीखता है, इसको ध्यान में रख के ही आप करिकुलम बनाएं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आ गया। यू आर ए टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। आप एक शिक्षक हैं और छात्रों को जो है आप मेटा कॉग्निटिव स्किल पहले बता देता हूं मैं। मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या है। मेटा कॉग्निटिव स्किल में आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि बच्चा जो है किस तरीके से सोचता है, इस पे ध्यान दिलाना है आपका कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, यही मेटा कॉग्निटिव स्किल है। अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना है उसे, किस तरीके से सोचता है वो। गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो बात ये तो नहीं है इससे रिलेटेड कुछ भी। एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, बात है ही है कि वो बच्चा जो है सोचे, कि वो जो है छात्र को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो खुद के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर उसके सोचना है, तो यही जो है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स है, इसे हम परासंज्ञानात्मक कौशल बोल रहे हैं। थर्ड है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, ये भी नहीं होगा। और असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटने पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है 21 का। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म जो है एक बीमारी है जिसमें जो है बच्चा जो है जो बात करने में भी परेशानी होती है, उससे सोचने में, मतलब ये जो है माइंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, तो बात ये बिल्कुल गलत है कि
ये वन एक्सेप्शनल स्किल कहीं अलग से नहीं मिलने वाली। ऑटिज्म इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ न्यूरो से रिलेटेड है, तो ये जो है न्यूरो से रिलेटेड है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है हमारा। सेकंड, ये जो है तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म इज कॉज्ड सॉलिडली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर से नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर से बिल्कुल नहीं है। और फोर्थ है ऑटिज्म कैन बी कर्ड एंड इम्प्रूव्स विद एज, तो ये भी बात नहीं है, इम्प्रूव नहीं हो पाता ये। तो सेकंड हमारा ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और ये जो है क्या है, तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है ऑटिज्म। नेक्स्ट 23, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजेट एंड वाइगोत्स्की थ्योरीज। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उसमें क्या समानता है आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, ये बात। सेकंड है फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेसिव इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। थर्ड, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। फोर्थ है द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव प्रोसेस। तो देखिए आप बताइए आप कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। तो आंसर होगा इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। ये ऑप्शन जो इनकी थ्योरीज हैं उसमें दोनों में सेम है। इसमें बात कर रहे हैं बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही इस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर एक टीचर हैं बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो क्लास है आपको सिर्फ कुछ ही बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सभी को पढ़ाना है, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस लेके चलने पड़ेंगे। तो इसी में जैसे अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आप बेसिक से पढ़ाएंगे, आप जो है मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं पर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भी लेके चलेंगे साथ में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तक जाएंगे। तो आप जो है इसमें हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखेंगे, तो बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड। अवॉइडेड लिखा है यहाँ पे, ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यानी कि अवॉइड तो नहीं करना आपको। कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शन को जो है आपको बढ़ावा देना था, यहाँ पे जो है अवॉइड किया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यानी आपका ए सही और आर गलत, ए इज ट्रू आर फॉल्स आपका थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न। इसमें बात की जा रही है कि जो उन्होंने बच्चों ने सीखा है अब वो किसी और को सिखा रहे हैं साथ में, तो उस लर्निंग को क्या कहा जाता है। उस लर्निंग को कंडीशनड लर्निंग कहा जाता है या रोट, यहाँ पे रोट होगा, रोट लर्निंग कहा जाता है, या फिर एक्सपोजिटरी लर्निंग कहा जाता है, व्याख्यात्मक शिक्षण या पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस लर्निंग में जो है हम किसी बच्चा सीखने के बाद किसी और को सिखा रहा है वो रेसिप्रोकल लर्निंग होती है, पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। बच्चा पहले खुद सीखता है कुछ टॉपिक्स को, इस तरीके से हो सकता है कि बच्चे को हमने कुछ कुछ टॉपिक्स बांट दिए, अब वो बच्चे जो है एक दूसरे को वो टॉपिक्स सिखा रहे हैं, जिस बच्चे को जो टॉपिक आता है वो दूसरे को सिखा रहे हैं, तो इससे जो है बच्चे की लर्निंग भी बेस्ट होती है, और ये जो है क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग। फर्स्ट है इन एशियन कल्चर्स which stress social harmony, express of anger is discouraged। एंगर को डिस्करेज किया जाता है और शेम को एनकरेज किया जाता है। रीजन क्या है इसका, इमोशन आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। इमोशंस जो है सब्जेक्टिव है, प्ले नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इमोशंस भी लर्निंग में आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट आपका ए सही हो जाता है, आर जो है गलत हो जाता है। तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। एशियन कल्चर्स में, एशियाई संस्कृति में जो है सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं। क्रोध की जो अभिव्यक्ति है उसको क्या माना जाता है, हतोत्साहित किया जाता है,
और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। और यहाँ पर बात की गई थी भावनात्मक जो व्यक्तिपरक है सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये बात बिल्कुल गलत हो गई थी, फर्स्ट सही है, तो इसका आंसर ए सही और आर गलत। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो एडल्ट से किस तरीके से अलग होते हैं। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स व्हाइल एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। बच्चे जो हैं किस पे, एडल्ट पे डिपेंडेंट हैं, वहीं जो एडल्ट है वो इंडिपेंडेंट है। क्या बात सही है? नेक्स्ट है एडल्ट्स आर, ये बात जो है वैसे सही है पर जीन पियाजे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, बात सही है पर यहाँ पे ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट। जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है एक बच्चे की और एक जो है एडल्ट की, उसमें डिफरेंस होता है। और वहीं जीन पियाजे यही बात बोल रहे हैं। जीन पियाजे जो है इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे की थिंकिंग और एक बड़े की थिंकिंग में क्वालिटेटिवली, यहाँ पे देखना क्वांटिटेटिव लिखा है तो ये बात नहीं, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है कि बच्चे की सोच वयस्कों की से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे आपको बात करनी है एनालिटिकल थिंकिंग पे, यानी विश्लेषणात्मक चिंतन पे बात करनी है, एनालिटिकल थिंकिंग पे। फर्स्ट ऑप्शन है द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज। अब द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दिल्ली, तो ये क्या है, एक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो ये एनालिटिकल तो नहीं है क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो आप बता देंगे कि 28 स्टेट्स इन इंडिया, तो ये भी जो है एनालिटिकल तो नहीं है, सिर्फ ये नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी आप बता सकते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार बता सकते हैं, अभी 2021 की नहीं आई है। फिर फोर्थ है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि जो हुई उसके विभिन्न क्या कारण हैं, ये एनालिटिकल है कि उसके अलग अलग कारण आप निकालेंगे कि क्या क्या कारण रहे भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। 29 इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें जो है अलग अलग नीड के बच्चे जो हैं हम सबको एक साथ बिठाते हैं और उनको जो है एक साथ जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये रिकॉग्नाइज दैट एवरी चिल्ड्रन विल लर्न एट द सेम रेट एट द सेम टाइम, इस बार ये वाली बात तो नहीं कर रहे हैं हम इसमें। इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, जो इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन प्रोग्राम है, ऑफर टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन की बात नहीं, क्योंकि हम इसमें सभी को एक साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं। थर्ड है आर मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एम टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन, तो ये भी बात नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड जो है करेक्ट हो जाता है इसमें, थर्ड, जिसमें आर मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर द इंडिविजुअल नीड्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, तो टीचर्स को प्रोवाइड किया करने चाहिए, बिल्कुल बात सही है कि बच्चा जो है खुद कर एक्सपेरिमेंट कर सीखे, तो उससे जो है और डिस्कस करने चाहिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स बच्चे के साथ। रीजन क्या है इसका, अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे के दिमाग में जो मिसकॉन्सेप्शन बने हुए हैं किसी चीज को लेके, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ही उसके दिमाग से वो क्लियर हो पाएंगी चीजें। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हमारा जो बहुत ए और आर करेक्ट है और जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो ये आज की हमारी क्लास थी सीडीपी की क्लास। आप जो है सीडीपी क्लास के आगे जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।